हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा बैकग्राउंड, यानी कि बुक के अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड इसमें जो हेडिंग दी हुई है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1991 में रिफॉर्म कैसे आया। देखो रिफॉर्म कैसे हुआ, कैसे उस फिर चीजों को बदला, तो उस वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में अभी जानेंगे पहले कि इकोनॉमिक कंडीशन हुई कैसे। जैसे लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने उसमें बताया कि कैसे शुरुआत होती है मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे ना एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हो तो उसको घबराइएगा मत। यहाँ थोड़ा सा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट सब आएंगे जिसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। बाकी मैं वो चीजें पूरी अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, आप समझ जाओगे, चिंता मत करना। ठीक है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं ओरिजिन इन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मतलब हुआ क्या कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे इनका जन्म कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। देखो एक कारण नहीं होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में। जब कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आने का मतलब सीधा सीधा होता है पैसे की कमी होना। जैसे इंसान के जीवन में जब पैसे की किल्लत हो जाती है तो उसके लाइफ में वो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी देश की इकोनॉमी में जब पैसा नहीं होगा तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। पैसा कैसे नहीं होगा, पैसा ऐसे नहीं होगा कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे कि बाकी कंट्रीज से हम लोग लोन ले रहे हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया आपको कि पेट्रोल हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, जैसे हम घर के एग्जांपल को ले लो आप, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा। खाने के लिए रोटी तो चाहिए। जैसे कोविड टाइम पीरियड में कितने लोग भूखे मर गए, खाने को नहीं मिला क्योंकि इनकम बंद हो गई थी लोगों की। कितने लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो ठीक उसी तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी में जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी। पेट्रोल हम हर इंसान को चाहिए। अगर इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर डॉलर नहीं देगा क्योंकि हमारा रिजर्व खत्म होता जा रहा था। लेकिन अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि जो ओरिजिन था 1980 की बात है, देयर इज एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। तो बेसिकली क्या था कि 1980 की बात है। 1980 में काफी सारी सिचुएशंस हो रही थी, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस दौरान। दूसरी बात ये थी कि उस दौरान पॉपुलेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही थी। ठीक है, उसको रोकने के लिए काफी सारी पॉलिसीज लाई गई। उसके अलावा काफी सारे कम्युनल वायलेंस देखने को मिले थे, जैसे पंजाब में जो चल रहा था ब्लू स्टार, जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था। ठीक है ना। उन सब चीजों के अलावा जो मेन बेसिक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि देश हमारा जो है प्रगति की तरफ तो बढ़ रहा था। अब हो क्या रहा है कि देखो हम पैसा जो है लगा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, गरीबी में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो हम उन चीजों में पैसा ज्यादा लगा रहे थे जहां से रिटर्न कम आ रहा था, जहां से रिटर्न ना के बराबर था। सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा था। ठीक है ना। अब मान लो गरीबों को खाना बांटना है, मुफ्त राशन, तो उससे सरकार को क्या रिटर्न मिलेगा, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न मिलेगा लेकिन इंसान अगर उसको खाना दे रहे हैं, मान लीजिए उसको मुफ्त एजुकेशन भी दे रहे हैं, मुफ्त हेल्थ केयर भी दे रहे हैं, तो वो पढ़ लिख के 10 साल 15 साल बाद कमाना शुरू करेगा वो बच्चा, तब जाके वो रिटर्न देगा। ठीक है ना। तो क्या है कि अगर मान लो हेल्थ एजुकेशन में भी खर्चा किया जा रहा है तो उसका रिटर्न जो है लॉन्ग लास्टिंग है, इमीडिएट रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो सरकार का क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसी चीजों में पैसा लगे जहां से रिटर्न आने की जल्दी सुविधा होती है। जैसे हाईवे बना दिए जाते हैं तो सरकार उसका रिटर्न कैसे लेती है, टोल टैक्स से उसका रिटर्न लेती है। फास्टैग हो गया हर जगह। ठीक है ना। जितने भी हाईवेज बनते हैं, जितने भी इतना पैसा लगता है, उससे सारा सरकार जो है टोल टैक्स से खींच लेती है पैसा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा था। तो उसके अलावा गवर्नमेंट जनरेट टैक्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, पब्लिक एंटरप्राइजेस। और ऐसा नहीं कि सरकार के पास इनकम नहीं थी, टैक्स ले रही है सरकार। ठीक है ना। जैसे कि इनकम टैक्स, वैट, उस जमाने में कितने सारे तरह के टैक्स चला करते थे। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सिचुएशन कैसी थी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लास्ट चैप्टर में कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर जो है लॉस में जा रहे थे। ठीक है। तो सरकार की इनकम ऑफ सोर्स आज के जमाने में क्या है, बेसिकली टैक्स ही तो होता है। क्योंकि अब क्या है, अब तो सारा प्राइवेट है, सब कुछ जो है लोग अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो सरकार कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, ऐसी चीजों से अपनी इनकम जनरेट करती है। लेकिन उस जमाने में टैक्स आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या थी कि जब सरकार टैक्स भी कमा रही है, पैसा तो आ रहा है सरकार के पास, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी। तो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए थे, इनकम कम हो गई थी। यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा हो गए थे। यानी कि जब किसी भी सरकार का, वैसे तो सरकार के साथ ये हमेशा प्रॉब्लम रहती ही है कि सरकार की जो इनकम से ज्यादा उसके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। इनकम यानी इसकी जो कमाई हो गई, आमदनी, और एक्सपेंडिचर यानी कि उसके खर्चे।
अब कमाई है आपकी कितनी, 50 रुपए, और खर्चे हो रहे हैं आपके 60 रुपए। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपकी इनकम है 50,000 रुपीज, ठीक है, और आपके खर्चे हो रहे हैं 51,000 रुपीज या 52,000 रुपीज। तो 52,000 मान लो, तो आपका 2,000 रुपए ज्यादा खर्चा हो रहा है आपकी इनकम से। तो वो जो 2,000 रुपए होगा वो हमारा डेफिसिट कहलाएगा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। अब उस 2,000 को रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी से कर्जा ले लेंगे कि भाई पैसा दे दे, मैं अगले महीने सैलरी आएगी तेरे को दे दूंगा। सरकार भी वही करती है कि फिर उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंड ले लेती है, लोन ले लेती है, फिर उस पैसे को लगाया जाता है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं, इंप्लीमेंट की जाती है, और देश के वेलफेयर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लगाया जाता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो फिर पैसा कमाएंगे, तो देश की जीडीपी में ग्रोथ में डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना, उससे फिर टैक्स जनरेट होगा। तो ऐसे ये साइकिल चलती है पैसे की, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो, अब दोबारा से इसी एग्जाम्पल पे हो गया, आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह है और आपके खर्चे हो गए 1,00,000 रुपए, तो आप सोच के देखो, आपका इस महीने का तो जो खर्चा है ही है, अगले महीने की सैलरी भी कर्जा देने में चली जाएगी, तो फिर आप वो खर्चे कैसे कर पाओगे जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कुछ वैसी ही कंडीशन हमारे देश की हो गई थी कि हम लोगों का जो डेप्थ था वो बढ़ता जा रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोरो बिकॉज ऑफ डेफिसिट एंड पेट्रोल पे इन डॉलर। अब जैसे बताया मैंने पेट्रोल वाला एग्जांपल आपको कि भाई पेट्रोल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी पूरा खत्म हो गया था, तो अब हम लोग कहां से बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी हमारी, कर्जा लेना पड़ रहा था हमें बाहर से। उसके बाद क्या होता है, और बाकी हमारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनके चलते हुए भी क्या था, हमारे पास रेवेन्यू नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके। यानी कि जो वेलफेयर के लिए सरकार काम कर रही थी, अब उसके लिए भी पैसा नहीं बचा था सरकार के पास। यानी कहते हैं ना कि कमर टूट चुकी थी, ना तो वेलफेयर के लिए पैसा था, ना पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी खत्म हो चुका था, तो सरकार जो एकदम दिवालिया घोषित कर चुकी थी अपने आप को। तो ये कंडीशन हो गई थी उस दौरान सरकार की। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट वॉज स्पेंडिंग ऑन इनएफिशिएंट रिटर्न एरिया और लॉन्ग टर्म रिटर्न। जैसे अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया ना कि सरकार का क्या हो रहा था कि इनएफिशिएंटली, तो यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि सरकार का शायद उस जमाने में हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, किताब में जरूर लिखा है कि सरकार का इनएफिशिएंट वे में रहा होगा कि उस दौरान सरकार ने सही ढंग से पैसा खर्च नहीं करा होगा, अलग तरीके से पैसा खर्च करा होगा, क्योंकि लाइसेंस राज चल रहा था, ठीक है, तो उसमें भी करप्शन था। तो हो सकता है इस सेक्टर में भी करप्शन रहा होगा फाइनेंस में, के सरकार ने जो है पैसे का जो मूवमेंट था, यानी कि जो खर्चा करने का प्रोसीजर था वो सही नहीं था, ठीक है, और जो रिटर्न आने थे वो लॉन्ग वे में आने थे, बहुत लंबे समय बाद आने थे। फिर क्या होता है, इनकम पब्लिक सेक्टर वाज नॉट हाई, पब्लिक सेक्टर की इनकम एकदम खराब हो चुकी थी, ठीक है, लॉस में चल रहे थे सब कुछ। उसके बाद वी बोरो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर अवर बेसिक कंजप्शन रिक्वायरमेंट। और क्या हो रहा था कि हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म हो गया था, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे पेट्रोल का एग्जांपल दिया, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम बाहर से बोरो कर रहे थे। ये कंडीशन हो गई थी हमारी। एंड नो अटेंशन गिवन अर्लियर टू दिस सिचुएशन। और इसके चलते हुए क्या हो रहा था कि इस सिचुएशन पे पहले ध्यान ही नहीं दिया गया था, इसीलिए ये कंडीशन बढ़ती चली गई। और फिर क्या होता है, 1980 में एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से एक बहुत ही लार्ज मार्जिन में बढ़ जाता है। यानी कि अब क्या था कि अभी तो चल ही रहा था कि एक्सपेंडिचर इनकम से बढ़ा हुआ था, अब जो था उसका गैप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जो डेफिसिट था उसका जो गैप था वो 10% से ऊपर चला गया था। तो अब क्या होता है, चीजों के दाम बढ़े, ठीक है, महंगाई बढ़ी, चीजों के दाम बढ़े, उसके अलावा इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गया था, तो हमारा क्या है, वैसे फॉरेन एक्सचेंज सारा चला गया और हमारा एक्सपोर्ट जो है गिरता चला गया था। और नो इंटरनेशनल मनी लैंडिंग रेडी टू लैंड इंडिया। और ये कंडीशन हो गई थी हमारे देश की कि कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो लोन देती, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि IMF, लोन देने से ही इंडिया को मना कर दिया था, बैंकक्रप्ट, दिवालिया घोषित हो चुका था इंडिया। तो ये कंडीशन हो गई थी हमारे देश की 1991 के दौरान, जब ये रिफॉर्म आया था उस दौरान ये कंडीशन थी हमारे देश की, यानी कि हमारा देश जो है दिवालिया हो चुका था और इसके चलते हुए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश को लोन नहीं दे रहा था। तो अब क्या होगा, अब क्या सिचुएशन होगी, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है इसको। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका से फिर हम लोग पैसा लेते हैं और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को खोला जाता है, और यहाँ से अब क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। तो यही था मेरा टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट सेक्शन में भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और प्लीज मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग इस वीडियो को एक इंसान को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।